आज हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसा कि हमने बताया था, एनुअल रिपोर्ट में 3 तरह का स्टेटमेंट्स तैयार होता है, जिसमें पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, दूसरा जो मेन पार्ट है फाइनल अकाउंट कह सकते हो या फाइनल रिपोर्ट कह सकते हो, तो उसमें आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चूँकि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है इसमें एनपीओ के अंतर्गत, अर्थात देखा जाए तो ये मिक्स है, फंड बेस्ड भी है और नॉन फंड बेस्ड भी है। क्योंकि यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात हम कर रहे हैं, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। क्योंकि जिस वर्ष का ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, उस वर्ष के जितने भी जनरल रेवेन्यू है, जनरल रेवेन्यू हमने बोला इनकम और जनरल एक्सपेंडिचर, यहाँ जनरल शब्द को कैटेगराइज करने के पीछे पर्पस है कि फंड बेस में आपने देखा कि स्पेशल फंड क्रिएट होता है, जैसे प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, गवर्नर्स पार्टी फंड, चीफ मिनिस्टर्स पार्टी फंड। तो इस प्रकार का जो विशेष पर्पस से बनाया गया फंड है, स्पेसिफिक फंड है, तो उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू इनकम है और रेवेन्यू एक्सपेंस है, उस सब का अपना सेपरेट एंट्री अपने रेस्पेक्टिव फंड्स अकाउंट में होता है। उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आपने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार से बनता है, जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, लॉस है, सब का सब डेबिट इनकम एक्सपेंडिचर में भी होता है, और जितना भी रेवेन्यू इनकम और गेन है वो सब का सब इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट किया जाता है। तो फर्क सिर्फ नाम का है। वहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए बोला गया क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न है, यानी उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है और इसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इसीलिए नाम बदल दिया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह साल के अंत में प्रिपेयर करते हैं। हमने मान लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आरके क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 2019-20। अब हम लोग देखें कैसे बनता है। डेबिट में एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं, इसको एक्सपेंडिचर साइड कहा जाता है, और क्रेडिट को इनकम साइड कहा जाता है। अमाउंट रुपीज़ में, अमाउंट इन रुपीज़। पहले हम इनकम से क्रेडिट करते हैं। याद होगा हमने कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट, तो जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस दिया होता है, और ट्रायल बैलेंस से आप डाटा सेलेक्ट करके जो रेवेन्यू आइटम्स है वो ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट बनाने में यूज़ करते हो, वही काम यहाँ भी करना है। यू विल बी प्रोवाइडेड अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20 एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओनली रेवेन्यू आइटम्स। तो रिसिप्ट में 2 आइटम था, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट को छोड़ देना है, सारे रेवेन्यू रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है। रेवेन्यू रिसिप्ट किसको कहते हैं बताया जा चुका है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, डिविडेंड रिसिप्ट हुआ, हायर ऑफ हॉल हुआ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिसिप्ट साइड से आप रेवेन्यू रिसिप्ट कलेक्ट करोगे। उसमें सतर्क रहना है कि वह रेवेन्यू रिसिप्ट जिसका रिलेशन स्पेशल फंड से है, जैसे मैच फंड से, वो नहीं लेना है। डोनेशन फॉर मैच फंड लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिखा हो, तो इसको नहीं लेना है। तो हम लोग जनरल जो किसी स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड नहीं है रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको लिए मान लीजिए सब्सक्रिप्शन जो रूटीन रिसिप्ट है।
रिसिप्ट, आपको पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वह जिस साल के लिए बनता है उस साल में जितना भी रिसिप्ट होगा उस सब को लिखेगा, है ना। और जिस साल का बना रहे हैं रिसिप्टेड अकाउंट बनाया गया उस साल के रिसिप्ट को वो लिख देता है, चाहे वह किसी और वर्ष से रिलेटेड क्यों ना हो सकता है पिछले वर्ष का बकाया सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ हो वो भी इसमें एडेड होता है, अगले वर्ष का एडवांस किसी ने दे दिया हो इस वर्ष में वो भी इसमें एडेड होता है, करेंट ईयर का तो होता ही है। लेकिन इसमें नहीं क्या होता है, तो करेंट ईयर का जो बाकी रह गया तो कैश रिसिप्ट है नहीं वो, इसलिए एडेड नहीं रहता है। तो हम जिस वर्ष का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं केवल उसी वर्ष के रेवेन्यू इनकम को लेना है, चाहे उसकी प्राप्ति हुई हो या नहीं हुई हो। अगर वो ड्यू बेसिस पर, इसी को एक्रूअल बेसिस, इसीलिए मैंने कहा कि यह मिक्सचर है एक प्रकार का। फंड बेस अकाउंटिंग के अंतर्गत अलग है, कैश बेसिस रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बना रहे हैं तो एक्रूअल बेसिस चुकी हुआ है, प्रॉफिट लॉस के प्रिंसिपल पे है। तो ये मिक्सचर है इसका एनपीओ के अंतर्गत। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने ले लिया, अब इसमें आपको ऐड करना है, कुछ लेस करना है। ऐड करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, अगर करंट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन ड्यूज बताया जा रहा है एडजस्टमेंट में तो उसको ऐड करना है। एडवांस प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर में जरा एडवांस किसको कहते हैं, जो अगले साल का इस साल पेड हो या प्राप्त हो तो उसको एडवांस बोला जाता है। तो प्रीवियस ईयर में जो एडवांस यानी 18-19 में जो किया गया हो और किस साल के लिए होगा, 19-20 के लिए, इसलिए प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो ऐड कर दिए। जस्ट उल्टा इसको माइनस करना है, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का बकाया माइनस कीजिए, और करेंट ईयर एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, करेंट ईयर 19-20 में अगर हम एडवांस प्राप्त किए हैं तो 20-21 के लिए, इसलिए वो माइनस कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा समझिए, करेंट ईयर का छोड़ो नहीं, अगला पिछला जोड़ो नहीं, यानी करंट ईयर का जो इनकम होगा उसको कभी नहीं छोड़ना है, प्राप्त हुआ तब भी लेंगे, बाकी है तब भी लेंगे, इसलिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रिसीव ने हमने ऐड किया। और पिछले साल का जो एडवांस था, है ना, वो भी करंट ईयर से रिलेटेड था, इसीलिए ऐड किया। और ये दोनों पिछले साल का बकाया है या अगले साल का एडवांस है, इसीलिए अगले पिछले को छोड़ो, रहने नहीं दो, तो उसको हमने माइनस कर दिया। ऐसा आप हर एक रेवेन्यू इनकम के साथ करेंगे, जितना भी एक्रूअल इनकम होगा, रूटीन इनकम होगा, उस सारे के साथ करना होगा, चाहे वह इंटरेस्ट से संबंधित हो, रेंट से संबंधित हो, है ना। अगर मंथली रेंट मिल रहा है तो हो सकता है मंथली रेट में किसी ईयर आपको 10 मंथ्स का ही मिला हो, अगले साल 15 मंथ्स का मिल गया हो एडवांस में कुछ। तो इस तरह से जो रूटीन रिसिप्ट्स है, रेगुलर नियमित एक इंटरवल पे प्राप्त होने वाला है, उसमें ये अकाउंट मेंटेन होता है नॉर्मली, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, तो सब के साथ करना है। इसके अलावा जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, जैसे सेल ऑफ बार प्रोविजन, बार स्टॉक्स ले लेते हैं, या बार प्रोविजंस का मतलब भी सामान होता है। सेल ऑफ स्क्रैप, टूटा फूटा वृथांश इसको कहते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ETC। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, अगर इसमें प्लस माइनस होगा याद रखें, एक्रूड
या एडवांस का कोई चक्कर है बकाया और एडवांस इंटरेस्ट का, तो हो सकता है आपको हो इंटरेस्ट रिसिप्ट, रेंट ऑफ हॉल या हायर ऑफ हॉल होता है, डिविडेंड रिसिप्ट, इसके अलावा आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, कोई पुराना एसेट बेचा गया हो, उस पर प्रॉफिट हुआ तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब आइए डेबिट में, और बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, अब पेमेंट साइड में हम लोग जाएंगे और पेमेंट साइड में जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेज जो फंड से रिलेटेड नहीं हो, स्पेशल फंड से रिलेटेड नहीं हो, सीधा जनरल हो, तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंस को, लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस प्रिंसिपल पे, जैसा सपोज कीजिए फर्स्ट आइटम आपको पेमेंट में मिला सैलरीज, तो इसमें भी सेम ट्रीटमेंट होगा, ऐड आउट करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, अगर करेंट ईयर का सैलरी बाकी है तो ऐड कीजिए, और प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर में जो एडवांस है वो इसी वर्ष के लिए है इसलिए ऐड कीजिए। जस्ट रिवर्स आपको लेस करना है, आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को लेस करना है, और करेंट ईयर एडवांस चूंकि अगले साल के लिए होता है, फॉर नेक्स्ट ईयर, इसीलिए उसको भी माइनस कर देना है, और फिर जो आएगा उसका। ऐसा हर रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ करेंगे जो रूटीन एक निश्चित इंटरवल पे पेबल होगा। फिर सैलरी के अलावा वेजेज हो सकता है, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। इसके अलावा आप देखें तो परचेज ऑफ या बार परचेजेज लिख दें आप। कभी कभी बार अकाउंट्स अलग खोल करके उस बार परचेजिंग, डीलिंग, सेलिंग पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसको सीधे क्रेडिट या डेबिट कर दिया जाता। उसके अलावा डेप्रिसिएशन, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, स्टेशनरी प्रिंटिंग, ऑडिट फी, इसके अलावा आप ऑफिस एक्सपेंस लिख सकते हो और मैनेजमेंट एक्सपेंस। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट। हमेशा ध्यान में रखिए आपको रेवेन्यू पेमेंट्स जो स्पेशल फंड से रिलेटेड नहीं है वो सबको यहाँ डेबिट करना है ना। अब हम इसको छोटा कर दिए हैं, लंबा स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं। आप ऑलरेडी समझ चुके हो रेवेन्यू आइटम्स में इंट्रेंस फी भी आता है, उसको भी लिखना है आपको। हायर ऑफ हॉल आता है ना, लिख लीजिए हायर ऑफ हॉल, इंटरटेनमेंट, लेक्चर्स, बहुत सारे होते हैं। और इधर भी एक्सपेंस में बहुत सारे आइटम्स होंगे, लेकिन हम यहाँ क्लोज करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में क्रेडिट अगर ज़्यादा है यानी इनकम साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट आता था, और इसमें इनकम अगर ज़्यादा होगा तो उसको सरप्लस बोलते हैं या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर
एक्सपेंडिचर बोलते हैं, टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट ज़्यादा आएगा तब, और उल्टा भी हो सकता है, एक्सपेंस जनरली ज़्यादा होता है ऐसे पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का, तो बाय डेफिसिट अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया तो इस तरह से आप रेवेन्यू साइड से रेवेन्यू आइटम्स जनरल फंड से रिलेटेड रेवेन्यू इनकम को छोड़ के जितना भी रेवेन्यू इनकम्स होगा उसको क्रेडिट करेंगे, और ठीक एक्सपेंस पेमेंट साइड से रेवेन्यू एक्सपेंस को चूज करना है जिसमें स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक्सपेंस को ड्रॉप करके तब ले लेना। यहाँ पे एक बात केवल हम कहना चाहेंगे कि सपोज कीजिए मैच या टूर्नामेंट फंड है, स्पेसिफिक फंड है, उस फंड से रिलेटेड पैसा को एक ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर देती है, कहीं एफडी कर देती है, फिक्स डिपॉजिट या किसी डिवेंचर्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में लगा देती है, तो उससे तो इंटरेस्ट इनकम आता होगा। तो लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, उसको छोड़ देना है। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट छोड़ देना है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नर्स पार्टी फंड इन्वेस्टमेंट छोड़ देना। क्लियर? सीधा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, ले लेना है। अब आप और भी बात ध्यान दें, इसी तरह स्पोर्ट्स फंड बना है, ये आपको पता है, तो स्पोर्ट्स फंड्स का एक्सपेंस भी दिया हो सकता है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तब उस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि वह उस फंड से रिलेटेड है। मैंने अभी भी बताया कि स्पेशल फंड का सेपरेट अकाउंट खुलता है और उससे रिलेटेड रेवेन्यूज का, इनकम का और एक्सपेंस का उसी अकाउंट में एंट्री होता है, जनरल इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होता। अब सपोज कीजिए कि ओपनिंग पिछले साल से बचा हुआ फंड था मैच फंड 25,000, इस साल डोनेशन आया मैच फंड के नाम पे 25,000, तो 50 हो गया, और इन्वेस्टमेंट जो किया गया था उस पर इंटरेस्ट आया 5,000, तो 55,000 हो गया फंड भर के। और सपोज कीजिए जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया तो उससे टिकट सेल करके कुछ पैसे आ गए 10,000, तो वो भी ऐड कर दीजिए, टोटल फंड कितना बढ़ के हो गया 65,000। अब स्पोर्ट्स के आयोजन पे तो खर्च हुआ होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे तो खर्च हुआ होगा, अगर प्राइज फंड स्पेशल नहीं है तो ये दोनों एक्सपेंस प्राइज प्लस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस जोड़ के घटा देंगे। तो सपोज कीजिए इन सब पे खर्चा 45,000 हुआ, 65 में से 45 को माइनस करोगे आपको कितना बचेगा, तो 20,000। तो 20,000 आपके पास फंड सरप्लस है, तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इसको हम रिटेन फॉर्म में भी बताएंगे। अब आप समझिए, अगर पलट हो जाए बात, अगर एक्सपेंस 80,000 हो जाता लेकिन फंड तो अवेलेबल 65,000 है, तो 15,000 जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ दैट विल बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट। क्लियर? इफ फंड the amount of fund is insufficient to cover up specific expenses related to that fund, then the surplus amount of expenses will be debited to income and expenditure account. Is it clear or not? Okay, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।